नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दर्शकों की डिमांड रहती है कि पर वीडियो बनाया जाए कि गन लाइसेंस कैसे लिया जाए। अपना नॉलेज इस बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो भारत में जो गन लाइसेंस मिलता है उसके लिए जो आर्म्स एक्ट है 1959 उसके तहत ही आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। और यहाँ हम बात करेंगे एनपीबी की, नॉन प्रोहिबिटेड बोर की। प्रोहिबिटेड बोर की बात नहीं करेंगे, जो सिविलियंस के लिए अलाउड है नॉन प्रोहिबिटेड बोर, उसी की बात करेंगे हम। हालांकि विशेष परिस्थिति में प्रोहिबिटेड बोर भी कुछ सिविलियंस को मिल सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग है। तो जो आम नागरिकों को वेपन मिलते हैं जो एनपीबी होते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बोर, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म लेकर उसे फिल करना होता है। और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है या अपने इलाके के एसपी ऑफिस से, या जो आर्म डीलर हैं, जो गन शॉप्स हैं, उनके पास भी ये फॉर्म मिलता है। तो उनसे आप लेकर फॉर्म भर के, जो भी उसमें कॉलम्स होते हैं उन्हें भर के, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको इसे अपने इलाके के जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है, जो लाइसेंस देने के लिए कैपेबल है, जैसे कि हिमाचल में अगर सेल्फ प्रोटेक्शन का लाइसेंस है तो उसके लिए एडीएम है कैपेबल। एडीएम के पास पावर है उस लाइसेंस को देने की। और जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का लाइसेंस है या कुछ और कैटेगरीज हैं वो भी एडीएम के पास हैं। लेकिन यहाँ पर अगर क्रॉप प्रोटेक्शन की बात है तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहती है वो रहती है उस इलाके का एसडीएम। तो फाइल भर के आपको उनके पास देनी होती है। फाइल में आपके कुछ जो आपसे सूचनाएं मांगी जाती हैं उसमें कुछ सर्टिफिकेट्स लगते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म तिथि जहां से वेरीफाई हो, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो अपने गांव के प्रधान द्वारा इशू किया गया करेक्टर सर्टिफिकेट वो भी साथ में लगेगा। उसके बाद वो फाइल संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा हो जाएगी। इस फाइल में सबसे मेन बात रहती है कि जो लाइसेंस आप मांग रहे हैं, गन लाइसेंस, उसकी आपको जरूरत क्यों है। और ये रहता है कॉलम नंबर 15, जहां आपको रीजन देना होता है। और उसके कुछ रीजन हैं, जैसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन, फिर स्पोर्ट्स जैसे खेलने के लिए, शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, और फसलों की सुरक्षा के लिए। जब फाइल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा होती है ये, तो वो इसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं एसपी ऑफिस से डीएसपी ऑफिस को, वहां से आपके थाने में। और पुलिस देखती है, जांच करती है कि जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। आपके पड़ोसियों से भी वो पूछताछ कर सकती है कि ये आदमी कैसा है, इसका टेम्पर कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है। उसके बाद वो उसमें रिमार्क देकर उसे वापस भेज देते हैं। जो भी आपके इलाके के एसएचओ होते हैं वो उसे आगे डीएसपी के थ्रू फिर एसपी ऑफिस में वापस चली जाती है। उसके ऊपर लिखा जाता है रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। यहीं पर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले बात करूंगा मैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो पुलिस ज्यादातर इसमें ऐसा रिमार्क दे देती है कि नो थ्रेट, जैसे हमारे हिमाचल में आजकल चल रहा है, तो वो पुलिस का जनरल रिमार्क रहता है नो थ्रेट। मतलब आपके इलाके का जो भी एसएचओ हैं वो रिमार्क दे देंगे कि इस आदमी को कोई भी धमकी नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है इसकी जान को। अगर उस आदमी के जान को कोई थ्रेट हो, कोई उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ हो, कोई थाने में एफआईआर उसने करवाई हो कि मेरी जान को खतरा है, और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि वाकई इस आदमी की जान को खतरा है, तो पुलिस उस पर रिमार्क देती है कि हाँ इसकी जान को खतरा है, तब वो रिकमेंडेड हो सकता है। उसके बाद जब वो फाइल वापस जाती है तो आपको जो भी संबंधित एडीएम हैं या जो भी अधिकारी हैं वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपका मेंटल लेवल, मेंटल स्टेटस देखा जाएगा कि आप एक स्टेबल और साउंड माइंड के पर्सन हैं कि नहीं है। तो उसमें अगर उन्हें लगता है कि वाकई ये आदमी एक हथियार को ढंग से हैंडल कर सकता है, तभी उन्हें वो वेपन रिकमेंड करेंगे। और इसके साथ में एक बात और बता दूं कि अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी का लाइसेंस है, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करते हो, देखो सेल्फ डिफेंस में लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल है।
या तो आपका कोई काम ऐसा है जिसमें कैश डीलिंग हो, या आप कोई कीमती सामान को डील करते हो, जैसे हीरों का व्यापार है या कोई गोल्ड का व्यापार है, या कोई इतना ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी है कि आपकी जान को खतरा है, या किसी ऐसे इलाके में आपका घर है जहां टेररिस्ट होते हों या कोई और वजह से जान को खतरा है, तब लाइसेंस आपको रिकमेंड हो सकता है। और आपका करेक्टर भी अच्छा है तभी वो रिकमेंड होगा लाइसेंस आपको। और दूसरी मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स कैटेगरी की। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी लाइसेंस के लिए जैसे हिमाचल में आपको एडीएम ऑफिस में ही वो फाइल जमा करानी होगी, और उसके साथ में आपको कुछ सर्टिफिकेट लगाने होंगे कि आप पहले से हिस्सा लेते हैं कंपटीशन में। जो भी राइफल एसोसिएशन कंपटीशन करवाती हैं उसमें आप हिस्सा लेते हैं, इतने साल से हिस्सा ले रहे हैं, और उसके स्कोर शीट्स आपको लगानी पड़ेगी साथ में कि मेरा इतना स्कोर रहता है, इतनी बार मैंने कम्पीट किया है। और अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि वाकई इस आदमी को लाइसेंस की जरूरत है स्पोर्ट्स कोटे में, तो वाकई उन्हें स्पोर्ट्स कोटे का लाइसेंस अलॉट हो सकता है। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ होगा उसमें भी। अब यहाँ तीसरी बात करेंगे, एक और कैटेगरी जिसमें जनरली आमतौर पर लाइसेंस मिलते हैं, वो है किसी की सुरक्षा के लिए, किसी नेता की सुरक्षा के लिए, या किसी सिक्योरिटी एजेंसी में, या किसी बैंक में सुरक्षा के लिए। तो उस कैटेगरी में लाइसेंस मिलते हैं, तो वहां भी आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली है और मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। जैसे बैंक में गार्ड की ड्यूटी है, या कोई नेता है उनके साथ सिक्योरिटी की ड्यूटी है, उस प्रकार की ड्यूटी के लिए भी आपको लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी प्रक्रिया वही रहेगी, आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर उस तरह का ना हो जिससे कि लाइसेंस आपको ना मिले। और इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जो आती है क्रॉप प्रोटेक्शन की। और यहाँ पर थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं कुछ इलाकों में। तो जैसे कि वो जंगली सूअर हैं या बंदर हैं जिन्हें सरकार ने परमिट घोषित किया है। अपनी फसलों को बचाने के लिए आपको उन्हें अपने खेतों में मारने की या उन्हें भगाने के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको क्रॉप प्रोटेक्शन का लाइसेंस मिलता है। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर रहता है, उसके लिए आपको जैसे हिमाचल में है, आपको एसडीएम ऑफिस में जो संबंधित आपके एसडीएम है वहां फाइल जमा होगी। उसके बाद वो फाइल भेजेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन वैसे ही होगी उसमें। लेकिन इसमें एक चीज और रहेगी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें अपना नोट देगा कि वाकई उस एरिया में जंगली जानवरों की प्रॉब्लम है और वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी बात कि उस आदमी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। पहले बात तो थोड़ी बहुत उसके पास जमीन हो, और फॉरेस्ट वाले लिख के दें कि हाँ इसकी जमीन को वर्मिट जानवरों से खतरा है, तो वो रिकमेंड करेंगे उसको। तब उसके बाद संबंधित एसडीएम जो हैं वो उसके ऊपर फैसला करेंगे कि लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। लेकिन इस कैटेगरी में लाइसेंस थोड़ा सा बनाना आसान रहता है। इसमें आपको जहां आपकी जमीन अगर एक तहसील के अंदर है, तहसील लेवल का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आर्म्स एक्ट, आर्म्स लॉ जो इंडिया में है बहुत ही सख्त हैं। हथियार सरकार भी चाहती है और पुलिस भी चाहती है कि उनके इलाके में कम से कम हथियार रहें, तो इसलिए लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है। एक दर्शक ने एक और कमेंट डाला था, बहुत बढ़िया कमेंट डाला था कि इंडिया में यूपीएससी क्लियर करना आसान है लेकिन गन लाइसेंस लेना मुश्किल है। तो वाकई सही बात है ये। अगर आप एक आम नागरिक हैं, कोई थ्रेट नहीं है आपको, तो और कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आपको लाइसेंस लेना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।